Hello students, welcome to my channel again. In continuation with our topic accounting concepts, conventions and principles, today we are going to see few more remaining concepts and principles. अच्छा, इसमें एक आज बहुत important topic हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमें practicals में भी आता है, तो आप लोग उसको जरा ध्यान से देखिए. तो चलिए start करते हैं with an important topic that is dual aspect. और डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है दो पहलू. ठीक है, दो पहलू हम इसे कह सकते हैं. तो एवरी ट्रांजैक्शन हैव डुअल इफेक्ट, मतलब एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू इफेक्ट्स, राइट. तो यहां पर हम देखते हैं ये टू इफेक्ट्स कैसे होते हैं. इसके लिए बहुत ही बढ़िया सी इक्वेशन हमको दी हुई है और वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है. कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. तो हमारे यहाँ पर बिजनेस में जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो हमेशा एसेट्स के बराबर ही होती है. हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. तो हमारी यहाँ पर कैपिटल जो होगी, मान लीजिए 2 लाख रुपीस की कैपिटल से शुरू किया है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपीस कैपिटल के हो जाएंगे और उतना का उतना ही हमारा एसेट होगा. एसेट में हमारे पास क्या आया? कैश. तो कैपिटल विल बी लाइबिलिटी एंड कैश इज द एसेट. अब आप कहेंगे कि मैम कैपिटल लाइबिलिटी है तो यहाँ अलग से क्यों लिखा है? उसका भी बहुत अच्छा रीजन है. कैपिटल जो होता है वो ओनर को शो करता है. वो ये शो करता है कि ओनर ने अपनी पॉकेट से कितना पैसा लगाया है. और ये जो होती है ये सबसे फिक्स्ड लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसे अलग से शो किया गया है. अगर आप टोटल लगाएंगे तो हमेशा लाइबिलिटीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू असेट्स. तो जितना हमने कैपिटल यहाँ पर डाला है बिजनेस में, उतना का उतना ही हमारे पास कैश हो गया है. तो देखिए ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था. कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000. अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने क्रेडिट पर 10,000 गुड्स परचेज किए हैं. इसके लिए हमें डुअल एस्पेक्ट्स लगाने हैं और हमारे पास अभी कैपिटल 5 लाख रुपीस है और लाइबिलिटीज जो है 2 लाख रुपीस है. सो टोटल एसेट्स हमारे पास आज के दिन में 7 लाख रुपीस है. नाउ लेट्स सी हम इसको इफेक्ट कैसे देंगे. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000. 10,000 का गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है, राइट. तो गुड्स आर कमिंग इन और बिजनेस, और क्रेडिट पर लिया है तो हमारे पास क्रेडिटर बन गया है. वी हैव अ क्रेडिटर, राइट. तो गुड्स हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं. क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज होते हैं. बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं मतलब असेट इंक्रीज हो रही है तो प्लस होना चाहिए, और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है तो ये भी प्लस होना चाहिए. तो देखिए इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से देंगे हम. लाइबिलिटीज में 2 लाख प्लस 10,000 करेंगे, वहीं असेट में भी 7 लाख प्लस 10,000 करेंगे. तो देखिए हमारा LHS विल बी इक्वल टू RHS. बोथ द साइड्स हैव टोटल ऑफ 7 लाख 10,000 रुपीज, राइट. अभी ये तो एक एग्जाम्पल हुआ. इसको हम और भी एग्जाम्पल से समझते हैं. तो सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव इज परचेज गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹50,000. ओके, पिछले ट्रांजेक्शन में हमने क्रेडिट परचेज किया था, इस ट्रांजेक्शन में हमने कैश परचेज किया है. तो हमारे पास दो इफेक्ट क्या आ रहे हैं? पहला इफेक्ट तो वही है, गुड्स आर कमिंग इन. सेकेंड इफेक्ट हमारा हो रहा है कैश इज गोइंग आउट, या मैं कहूं पेड कैश, आप कुछ भी कह सकते हैं. गुड्स भी हमारी एसेट है, कैश भी हमारा एसेट है, राइट. एक एसेट हमारे बिजनेस में आ रही है तो प्लस हो रहा है, और दूसरी एसेट हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है तो माइनस हो रहा है. तो देखिए जरूरी नहीं है कि जो हम इफेक्ट देंगे वो एक इफेक्ट हमारा लाइबिलिटीज और एक एसेट में आए. ऐसे भी हो सकता है कि दोनों इफेक्ट जो है वो एसेट साइड में आ रहे हैं. तो 5 लाख हमारी कैपिटल है और यहाँ पर हमारी लाइबिलिटीज है 2,10,000. इन दोनों में ही कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमारी जो एसेट साइड है वहां पर हमारा इफेक्ट हो रहा है. क्या? वी एडेड 50,000 बिकॉज गुड्स आर कमिंग इन
and we have minus 50,000 because cash is going out. हम कैश पे कर रहे हैं तो एक असेट कम हो रही है, और हमारे पास गुड्स आए हैं तो एक असेट बढ़ रही है. इसका एक लास्ट एग्जांपल और लेंगे हम. उससे पहले यहाँ टोटल देख लेते हैं. 5 लाख की हमारी कैपिटल है, प्लस लाइबिलिटीज हमारी 2,10,000 की है, और देखिए एसेट्स हमारी जो है वो 7,10,000 की हो गई. तो इस तरीके से दोनों साइड का आप जब टोटल देखेंगे तो दोनों साइड ही हमारा 7,10,000 का टोटल आ रहा है. तो दैट मीन्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल. ये एक बैलेंसिंग हो गई. अब एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन और देख लेते हैं रिलेटेड टू सेल्स. अगर हमने गुड सेल किया है ऑन क्रेडिट worth rupees 20,000, मतलब 20,000 is the cost of the goods and this is the selling price, that is 30,000. फाइन. तो यहां पर हमारे पास गुड्स आर गोइंग आउट, लेकिन कितने के गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, दैट इज 20,000, राइट. एंड हमारे पास अभी कैश तो कुछ आ नहीं रहा, बट डेटर क्रिएट हो रहा है. डेटर कितने का क्रिएट हो रहा है, 30,000 रुपीज का क्रिएट हो रहा है. मीन्स वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज. आई होप ये विजिबल है. 10,000 का हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें आ गई है, गुड्स, डेटर एंड प्रॉफिट. तो डरने की बात नहीं है. अगर तीन चीजें आई हैं तो भी डुअल इफेक्ट ही होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल साइड्स ही दो हैं. ये हमारी एलएचएस है, ये हमारी आरएचएस है. तो जब हमारे पास साइड्स ही दो हैं तो हमेशा इफेक्ट जो होंगे वो दोनों में से किसी एक साइड पर हो रहा होगा. तो इसलिए हमने इसको डुअल एस्पेक्ट नाम दिया है. देख लेते हैं अब जल्दी से कैसे इसको हम करने वाले हैं. गुड्स जो है वो हमारी एसेट है, और गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं तो माइनस होगा. डेटर जो है वो हमारी एसेट है, और हमारे पास आ रहा है तो वो प्लस होगा. प्रॉफिट जो है, अब प्रॉफिट क्या होता है, वैसे तो आपको लगता होगा कि प्रॉफिट एसेट होता है, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट जो है वो लाइबिलिटी होता है. क्यों लाइबिलिटी होता है? प्रॉफिट जो होता है वो किसका होता है, ओनर का होता है, राइट. बराबर है. तो कैपिटल ओनर की है तो उसको हमने लाइबिलिटी बताया, बराबर है. तो प्रॉफिट भी तो ओनर का ही है, तो वो भी क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी. और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम उसको लाइबिलिटी में ऐड करेंगे. तो अब इसका एक बार जल्दी से इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं. 5 लाख प्लस 10,000, ये कैपिटल प्लस प्रॉफिट. हमारे दूसरी लाइबिलिटीज में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे. और अब आ जाइए एसेट साइड में. तो एसेट साइड में देखिए हम माइनस करें 20,000 क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, और प्लस किया है 30,000 क्योंकि हमारे पास डेटर्स आ रहे हैं. ठीक. तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है. डुअल इफेक्ट क्यों हुआ वो भी आपको अच्छे से क्लियर है. तो अब यहाँ पर देख लीजिए 5,10,000 की हमारे पास कैपिटल हो गई है, और 2,10,000 की हमारे पास लाइबिलिटीज हो गई है. जब आप इन दोनों का टोटल लगाएंगे तो वो भी हमारे पास 7,20,000 आएगा, और एसेट साइड का टोटल भी हमारा 7,20,000 है. तो ये जो है इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, और ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये एग्जाम में पूछी जाती है. तो इसलिए आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें. इस सेम लॉजिक को लगा करके आप और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिस्क्लोजर पे. तो डिस्क्लोजर जो है इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जिसमें ये कहा जाता है कि आप चीजों को ऐसे डिस्क्लोज कीजिए कि अकाउंट्स को यूज करने वाले जो लोग हैं उनको तकलीफ ना हो, या उनको डिसीजन लेने में आसानी हो, राइट. तो देखिए अकाउंट्स को कौन कौन यूज करता है. तो अकाउंट्स को यूज करने की बात करें तो ओनर यूज करता है, इन्वेस्टर यूज करता है, गवर्नमेंट यूज करता है. उसके अलावा इफ यू वांट टू टेक लोन तो बैंक भी उसे यूज करेगा, राइट. जो क्रेडिटर्स हैं, मतलब जो आप लोगों से डील कर रहे हैं, वो भी ये पता करेंगे कि आपके पास पैसा, आपके पास पेमेंट करने की ताकत है या नहीं.
तो वो लोग भी इसे चेक करेंगे। तो ये सारे लोग जो हैं वो अकाउंट्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हमें अकाउंटिंग ये ध्यान में रखकर करनी चाहिए कि हम वो सारी चीजें डिस्क्लोज करें जो इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। अब एक छोटी सी बात करते हैं हम यहाँ पर, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल। मटेरियल का मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी मेड। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें हमारे अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी चाहिए। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी शोन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ये हमने कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा था, उससे ये मिलता जुलता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है हमको ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना चाहिए, ना कि मार्केट वैल्यू पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिलेटेड पार्टी के बारे में बात करें तो रिलेटेड पार्टी का मतलब होता है रिलेटिव्स। अगर हम रिलेटिव्स से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सत्यम एक कंपनी है, मेटाज एक कंपनी है। ये दोनों कंपनी के जो मालिक हैं, इसका मालिक है फादर और इसका मालिक है सन। और ये आपस में डीलिंग्स कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये इससे सेल कर रहा है, वो उसको सेल कर रहा है, और ये दिखा रहे हैं हमारे पास बहुत ज्यादा सेल वॉल्यूम है। तो ये झूठी बात हो जाएगी, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि सत्यम जो है वो मेटास को कोई असेट सेल कर रही है, मार्केट रेट से कम में सेल कर रही है। तो इसमें नुकसान किसका होगा, कंपनी का नुकसान होगा, सत्यम का नुकसान होगा, बराबर है। तो क्या होता है ना, लोगों को बुक्स में दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए रिलेटिव्स आपस में ट्रांजैक्शन करके और अपने बिजनेस को इतना बड़ा दिखा सकते हैं जितना वो है नहीं। तो इसलिए डिस्क्लोजर में रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं वो डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक। नेक्स्ट वी हैव टू शो करेक्ट प्रॉफिट्स। हमें झूठे प्रॉफिट्स नहीं दिखाना चाहिए। वही अगर आप रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शंस दिखा रहे हैं, गलत गलत ट्रांजैक्शंस दिखा करके प्रॉफिट वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट राइट, ठीक। आप झूठे प्रॉफिट्स नहीं दिखाना चाहिए, सही प्रॉफिट्स दिखाइए। आप ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई मान लो हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसकी कॉस्ट है हमारे पास 2 लाख रुपीस की, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई अभी 5 लाख रुपीस की। तो हमने क्या किया, उसे 5 लाख रुपीस पे दिखाया। तो अब हमारे पास कितना प्रॉफिट हो गया, अब हमारे पास 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया। तो आपने इसको प्रॉफिट शो कर दिया, तो ये झूठा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने वो असेट सेल नहीं किए, राइट। आपने सिर्फ क्या किया, उसे एलिवेटेड प्राइस पर दिखाया है। तो इस तरीके के कोई भी झूठे प्रॉफिट्स आपको शो नहीं करना है। तो दिस वाज अबाउट डिस्क्लोजर कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियल का मतलब मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल, राइट। तो यहाँ पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है इंफॉर्मेशन विच में अफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, दीज ऑल आर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग के टाइम पर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है दैट विल बी कॉल्ड एज मटेरियल इंफॉर्मेशन, राइट। तो हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस जहां पर हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे ना, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। जहां पर हम हमारी असेट एंड लाइबिलिटीज शो करते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि हमारे बिजनेस की जो फाइनल रिजल्ट्स जहां निकलते हैं उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। आप आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। और हाँ, एक बात और, आप एक बार जब सिलेबस कंप्लीशन की तरफ आते हैं, जब आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए, तब आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तब तक आप अकाउंटिंग सीख चुके होंगे। मटेरियलिटी पे हम वापस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं शो करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज इट क्रिएट्स अननेसेसरी कंफ्यूजन। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है कि अगर हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक है, वी हैव स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो क्या हमें इसे शो करना चाहिए? एक पेंसिल मैंने परचेज की है 5 रुपए की,
उसको यूज किया, साल खत्म हो गया, तो 2 रुपए की जो पेंसिल बची है, मैं उसको अगर शो करूंगी बैलेंस शीट में कि भाई 2 रुपए की पेंसिल मेरे पास बची हुई है, तो इज इट अ वाइज डिसीजन टू शो दैट इन बैलेंस शीट? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे वो पूरा 5 रुपया एक्सपेंस ही बता देना चाहिए, क्योंकि ये 2 रुपए ना, इट्स अ स्मॉल अमाउंट एंड दैट इज इमटेरियल, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है। आपके पास अगर 200 रुपए का स्टॉक बचा है स्टेशनरी का, क्या मुझे बताइए, इससे इन्वेस्टर को कोई फर्क पड़ता है कि आपके पास 200 रुपए की यहाँ पर ये स्टेशनरी बची हुई है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख रुपीस की कोई मशीनरी है, तो इट इज अ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर अ इन्वेस्टर कि भाई अगर पैसा हमको नहीं मिला ना, तो हम ये मशीन बेच के अपना पैसा ले सकते हैं, राइट? तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो, इम्पोर्टेंट हो, ऐसी ही इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग में शो करनी चाहिए। मतलब उसका लिखने का ऐसा नहीं कि हम ये 200 रुपीज कहीं शो नहीं करेंगे, लेकिन हमें सही चीजों को सही जगह पर शो करना चाहिए, ताकि जो रीडर्स हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक, now we come to matching concept. Matching concept says that आपके पास जिस ईयर की आपने इनकम ली है, आप उसमें से उसी ईयर के एक्सपेंसेस माइनस करोगे। सो इनकम एंड एक्सपेंसेस जो हैं, you have to take income and expenses of same period only, right? So generally we have a period of 12 months, right? कितने 12 months का पीरियड होता है? say from 1st April टू 31st मार्च, ये हमारा हो गया 12 मंथ्स का पीरियड। तो अगर हमने इनकम 12 मंथ्स की ली है, तो हमें एक्सपेंसेस भी 12 मंथ्स के ही लेने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर कोई एडवांस सैलरी पे की है 20,000 रुपीज की, तो इसे हम इनकम में से अभी माइनस नहीं करेंगे। इसे हम कब माइनस करेंगे? इसे हम माइनस करेंगे नेक्स्ट ईयर के इनकम में से। ठीक है, आई होप आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। इफ यू आर फीलिंग एनी डिफिकल्टी, यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन। मैं इसको और भी इजी लैंग्वेज में समझा सकती हूँ, अच्छी तरीके से आपको समझा सकती हूँ। सो ट्राई इट। if you are not getting the things, you can ask your doubts in comment section. Okay, सो यहाँ पर हमने समझा इनकम और एक्सपेंस के बारे में। इट इज एग्जैक्टली सेम फॉर द इनकम ऑल्सो। अगर हमें कोई एडवांस इनकम रिसीव हुई है, तो हम उसे करंट ईयर में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए बचा कर रखेंगे। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा बोलती हूँ। जब आप फाइनल अकाउंट तक सब कुछ स्टडी कर लेंगे ना, फिर आप इसे दोबारा पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा। ये था हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। आज के सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाकर बहुत काम आने वाले हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए और ध्यान रखिए। ऑफ कोर्स आपको अकाउंटिंग इक्वेशन एग्जाम में आती है, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करें अलग अलग ट्रांजेक्शन्स लेकर। और इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे बहुत सारे लाइक्स दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो हैं, जैसे ही मैं पोस्ट करूं, आपको इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन।